हमारी आपस में पहले भी इंटरेक्शन हो चुका है, हमने ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस पे बात की थी मिलके। तो आज इंशाल्लाह we shall talk about significance of personal effectiveness and its impact on stakeholders. So stakeholders, this topic is very informative and interesting for all of us because we all are stakeholders. As an individual, your ability to use your skills and expertise has a profound impact on the achievement of your personal goals. What is personal effectiveness? The topic, which is comprised of significance of personal effectiveness and its impact on stakeholders. तो पर्सनल इफेक्टिवनेस होती क्या है? सबसे पहले तो ये समझना और इसको जानना, और ये चूंकि हमारे साथ रिलेटेड है, हमारे अपने बात हो रही है, वी आर द स्टेक होल्डर्स, और हम में से बहुत से लोग इसमें ये पर्सनल इफेक्टिवनेस को एंजॉय भी कर रहे हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ये एक प्रेस्टिजियस ये ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ ग्रेड 20 के लिए यहाँ पे आपका बस कंक्लूड हो रही है ट्रेनिंग। सो पर्सनल इफेक्टिवनेस, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह इसमें हम सब इन्वॉल्व हैं। Personal effectiveness is an approach to success that involves utilizing all of your energy, skills, and motivation to reach the goals you set for yourself. In short, अब ये जो in short है ना, ये एक बहुत ही अहम बात है। This is personal effectiveness means getting the best out of yourself. यानी ये कहीं बाहर से नहीं आनी है, ये हमने सीख के और हमारे अंदर जो क्वालिटीज अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी हुई हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके हमने इन स्किल्स को, इन क्वालिटीज को हमने एनहांस करना है और उन्हें इस्तेमाल करना है। सो पर्सनल इफेक्टिवनेस मीन्स गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ. This is achieved by understanding your own strengths and weaknesses and continually striving to improve and grow both professionally and personally. तो ये सिर्फ आपको प्रोफेशनली नहीं, ये आपको पर्सनली भी एनलाइटेंड करने वाला एक कॉन्सेप्ट है। सो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अगर आपने कभी सॉर्ट एनालिसिस पढ़ा हो तो आप देखें कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और हमारे हर तरह के जो स्टडीज हैं, हम सारे फील्ड्स में हमारी जो ज़ाती स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं उनकी बुनियाद के ऊपर ही हमारी अचीवमेंट्स होती हैं और हमारी अपॉर्चुनिटीज जो हम अवेल करते हैं वो भी। और अगर कहीं पे कोई कमी रह जाती है तो वो उन्हीं वीकनेसेस की वजह से रह जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वीकनेसेस जो हैं उनको स्ट्रेंथ्स में चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये ट्रेनिंग और ये सारी बातचीत जो हम कर रहे हैं, इनका मकसद भी ये है, ये आपने इस हवाले से इन चीज़ों को देखना है कि जो कुछ आपके अंदर है, जो क्वालिटीज या जो ये पर्सनल इफेक्टिवनेस की जो खूबियां हैं अगर आपके अंदर मौजूद हैं, या इफ़ यू आर पर्सनली इफेक्टिव, तो इट्स ओके। और अगर कोई कमियां रह जाती हैं हमारे अंदर तो हम उनको अब सीख के एक्वायर करके हम उनको पॉलिश कर सकते हैं। So the focus is on quality. Okay. Now we come towards next slide. For knowing the personal effectiveness, one should know about his own skills and capabilities. So self-awareness is important. तो ये एक अहम बात कि सेल्फ अवेयरनेस, जब तक हम अपनी खूबियों और खामियों दोनों के बारे में अवेयरनेस नहीं रखेंगे, इफ देयर इज नो सेल्फ अवेयरनेस, तो ना तो हम उनसे फायदा उठा पाएंगे और ना ही हम उनको बेहतर कर पाएंगे। सो पर्सनल इफेक्टिवनेस में हमने जो हमारी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज हमारे अंदर मौजूद हैं उनके बारे में जानना सबसे पहले अहम है।
इट इज अ मिक्सचर ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स। ये मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, लेकिन ये पर्सनली उसको दोनों के मिला के ये हमारे काम आती है। In terms of success and achievement, personal effectiveness look different to different people. हर जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो लोग भी प्रोफेशनली या पर्सनली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो भी सक्सेस और अचीवमेंट होती है, वो सब हर एक के लिए उसका पर्सपेक्टिव फर्क होता है। सो पर्सनल इफेक्टिवनेस को भी डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से देखते हैं। It is a trait that embraces a range of behaviors and skills associated with mental well-being and enables us to be more productive and motivated in the workplace. अब ये देखें, एक और बहुत ही अहम टर्म मेंटल वेल-बीइंग की बात हुई कि मेंटल वेल-बीइंग क्या है। ये भी एसोसिएटेड है हमारी पर्सनल इफेक्टिवनेस के साथ। नाउ ये आपकी स्क्रीन पे जो एक स्लाइड आ रही है, ये आप समझें कि ये पर्सनल इफेक्टिवनेस में जो सॉफ्ट स्किल्स या जो इसके ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आप समझें कि मौजूद हैं, जो कि सेंटर में अगर आप देखें तो पर्सनल इफेक्टिवनेस मौजूद है, और उसके साथ ये कोई 9 स्किल्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ से कम्युनिकेशन स्किल से हम स्टार्ट लेते हैं, विच इज ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। कम्युनिकेशन स्किल्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट important factor used in the workplace. Oral and written communication skills are important in predicting job success, as it is the ability to communicate well with others in the workplace. यानी जो भी आप देखें कि 2 तरह की कम्युनिकेशन है, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो हम या तो लिख के बात करते हैं, हमने लेटर लिख दिया, पहले हमने जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में बात की थी तो दैट वाज रिटन कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन भी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस में होती है कि अगर हम बातचीत के जरिए से या मीटिंग के जरिए से बात करते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन भी हो रही होती है। सो साइड बाय साइड हम ओरल और रिटन दोनों कम्युनिकेशंस को लेके चलते हैं। तो ये हमारी वर्क प्लेस पे हमारी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली जो चीज़ है वो कम्युनिकेशन ही है, चाहे वो ओरल हो और रिटन हो। तो हम स्टूडेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने पीयर्स के, हमने अपने कलीग्स के साथ भी करते हैं, हम अपने जूनियर सीनियर, हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन, तो हर जगह पे कम्युनिकेशन का रोल मौजूद है। तो कम्युनिकेशन इज एन एवर प्रेजेंट फीचर ऑफ बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। तो देखें कि इसके ऊपर अगर बात करने चाहें कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो इस पे आपके कई सेशंस भी हो चुके हैं, और अब आप पहले से भी आप जानते हैं, और अब भी आपने इस पीएलटी में भी आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत बात आपकी हुई। सो यू नो ऑल अबाउट इट। तो ये अब आज जो हम इसे रिलेट कर रहे हैं, ये सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस में भी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत अहम रोल है। नाउ द सेकेंड बिल्डिंग जो ये इसमें मैं आपको दिखाऊं कि बॉडी लैंग्वेज, जो आपसे मैंने स्लाइड शेयर की थी। तो कम्युनिकेशन के बाद बॉडी लैंग्वेज पे आए, तो बॉडी लैंग्वेज इज अ रेंज ऑफ नॉन वर्बल सिग्नल्स that you can use to communicate your feelings and intentions. These include your posture, your facial expressions, your hand gestures. ये भी देखें कम्युनिकेशन ही है। तो ये नॉन वर्बल सिग्नल्स जो हैं वो देते हैं हम। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बॉडी लैंग्वेज, आप देखिए बाज़ औक़ात आप आईब्रो के साथ, बाज़ औक़ात अपने हाथों के साथ, बाज़ औक़ात आप सिर्फ खामोशी से देख के तो आप ऐसे जेस्चर्स देते हैं कि आपकी बात कम्युनिकेट हो जाती है। तो जो पर्सनल इफेक्टिवनेस है, जो उसके अंदर भी इससे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये क्या है? फेशियल एक्सप्रेशंस है, मैंने पहले आपको बताया, बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर्स हैं, फिर उसके बाद जेस्चर्स हैं, फिर उसके बाद आई कांटेक्ट है, टच है। बात का आप देखें, हम हल्का सा यूं हाथ लगा के किसी को, तो उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, या हम कोई भी आपका जेस्चर हो सकता है इस तरह। फिर स्पेस है कि आपके अराउंड जो लोग हैं उनसे आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। वॉइस है, आवाज के उतार चढ़ाव के जरिए से भी आप इस तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बात का ये भी उसके अंदर आ जाती है। तो ये पिक्चर भी आपको डिपिक्ट कर रही है कि ये नाउ द थर्ड पॉइंट जो उसमें उस पिक्चर में ये देखें, ये आपका एक्टिव लिसनिंग है। तो एक्टिव लिसनिंग इज अ वे ऑफ लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अनदर पर्सन दैट improves म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स इंक्लूड, अच्छा देखिए, लिसनिंग तो होती है, लेकिन जो एक्टिव लिसनिंग है उसके जरिए से हम चीजों को समझते भी हैं और समझाते भी हैं, और उससे हम कितना फायदा उठा पाते हैं, ये सारा कुछ जो है ये डिपेंड करता है कि आप उसको प्रॉपरली उसकी टेक्निक्स को समझते हुए बाज़-औक़ात हम उसमें हम माहिर नहीं होते हैं उस स्किल के, लेकिन जब हम उसको सीखते हैं, उसको एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, टेक्निक्स को जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो फिर वो हमारी स्किल इम्प्रूव कर जाती है। सो पेइंग क्लोज अटेंशन, गुड आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्डिंग appropriately, avoiding interruption। इंटरप्शन अवॉइड करने का मतलब क्या है कि अगर हम बात कोई कर रहे हैं और हम उसकी सुनने के बजाय हम उसके उसमें उसे इंटरप्ट कर रहे हैं और अपनी बात, जैसे कतई कलामी भी बात आप कहते हैं, तो ये सारा ये हमने अवॉइड करना है। तो लिसनिंग टू अंडरस्टैंड रादर देन टू रिस्पॉन्ड। तो जो भी, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सारी बातें, कि जो भी आपके पास आपके एक्टिव जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो आपके जिनकी अवेयरनेस ज़्यादा है अपने काम से, तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि लिसनिंग टू अंडरस्टैंड रादर देन टू रिस्पॉन्ड। तो ये एक्टिव लिसनिंग के लिए एक अहम पॉइंट। नाउ fourth point is goal setting. Goal setting involves the development of an action plan designed in order to motivate and guide a person or group towards a goal. So goal setting में हम एक्शन प्लान डेवलप करते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हुए हम मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं किसी भी शख्स को या किसी ग्रुप को टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल। तो उसके लिए हमें पूरे मराहिल तय करने पड़ते हैं कि क्या-क्या उसके स्टेप्स होंगे। गोल सेटिंग में इंक्लूड सेल्फ गोल सेटिंग एज वेल एज गोल सेटिंग फॉर अदर्स। अब आप देखें कि हम अपने लिए भी और अपने, जैसे हम टीचर्स हैं या हम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो हम अपने से रेलेवेंट लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं या हमारे साथ काम करने वाले टीम वर्कर्स हैं, तो उनके लिए भी हम गोल सेटिंग करते हैं। Fifth point is time management. Time management is the process of organizing and planning how to divide your time between different activities. आप जो एक बहुत ही अहम स्ट्रेटजी है जो स्टूडेंट्स के लिए भी और किसी भी प्रोफेशनल के लिए, और अगर आपकी पर्सनल लाइफ हो तो उसमें भी, तो जो सबसे बहुत अहम एक स्ट्रेटजी है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। आप देखें कि हर चीज़ के लिए, अगर आप अपने एग्जाम्स को ले लेते हैं, आप अपनी क्लास को ले लेते हैं, आप अपनी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ को ले लेते हैं, या आप अपने रिलीजन को ही ले लें, नमाज है, अगर आपकी इबादत है,
तो अगर आप टाइम मैनेज नहीं करते हैं तो देखें कि उसके लिए सेट एक ड्यूरेशन है, उसमें आपने काम करना है। अगर नहीं करेंगे तो वो काम आपका उसकी अकम्पलिशमेंट नहीं हो पाती। अब ये इसके ऊपर बहुत आप सब कई हवाले से बात हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं उसके लिए, उसको शॉर्पन करने के लिए अगर आप ये टिप्स देखें तो टाइम मैनेजमेंट को के लिए सेट रिमाइंडर्स फॉर ऑल योर टास्क, क्रिएट अ डेली प्लानर, गिव ईच टास्क अ टाइम लिमिट, ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस एंड एस्टैब्लिश रूटीन। एक और चीज है प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपका उस पे कभी आपने ये स्ट्रेटजीज देखी हो, इस्तेमाल की हो, तो आपने देखा होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो एक अहम पॉइंट है कि आप चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल करने का आप उसके डिले करते जाते हैं। तो जो डिलेड टैक्टिक्स हैं वो प्रोक्रेस्टिनेशन में आते हैं, तो वो भी टाइम मैनेजमेंट के रास्ते में हायल होने वाली एक दीवार है। तो हमने जो जिस पे ओवरकम पाना है वो ये है कि हमने अपने टास्क को मैनेज कैसे करना है, हमने उसको किस तरह से वक्त को तकसीम किस तरह से करना है। इस तरीके से इन चीज़ों से आप पर्सनली इफेक्टिव बन सकते हैं, और पर्सनल इफेक्टिवनेस की ये खूबियां हैं। जो भी लोग पर्सनली इफेक्टिव हैं, पर्सनल इफेक्टिवनेस इंजॉय कर रहे हैं, वो इन सारे जो स्किल्स हैं इनमें मास्टरी रखते हैं। तो वो टाइम को मैनेज करते हैं। किस तरह मैनेज करते हैं? वो इन सारी स्ट्रेटजीज को, इन टिप्स को और भी बहुत सारी टिप्स को इस्तेमाल करते हुए वो अपने टाइम को सही तरह से मैनेज करते हैं। तो पर्सनल इफेक्टिवनेस, आपने बस ज़हन में ये बात रखनी है कि ये सारी बातें, हम ये किन की खूबियां बात कर रहे हैं, ये हम किन की सिग्निफिकेंस, किन को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम पर्सनल इफेक्टिवनेस को कर रहे हैं। तो बीइंग प्रोएक्टिव, ये छठी एक इसका ये स्किल है कि ये जो लोग पर्सनली इफेक्टिव होते हैं और ज्यादा पर्सनल इफेक्टिवनेस रखते हैं, वो प्रोएक्टिव भी होते हैं। Being proactive means thinking about the future and focusing on the things you can control instead of all those you cannot. तो आप देखिए, बात बात ये होता है कि हम वो उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं जो कि हम नहीं कर सके। तो लेकिन जो आने वाली चीजें हैं, होने वाली चीजें हैं, अगर उनके ऊपर हम वो सारा वो जो थिंकिंग है, वो जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो उसको हम बीइंग प्रोएक्टिव, हम आने वाले जो असाइनमेंट्स हैं और फ्यूचर की जो असाइनमेंट्स हैं उन पे फोकस करते हैं और पहले से उसकी तैयारी कर लेते हैं, तो ये हमारे ज्यादा काम आता है। तो जो भी पर्सनल इफेक्टिवनेस एंजॉय करते हैं लोग और जो ज्यादा पर्सनली इफेक्टिव होते हैं, तो ये बीइंग वो प्रोएक्टिव भी होते हैं। इम्ब्रेस द 5 P's। इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो 5 P's, आप देखें, देर आर निमोनिक्स। हम चीजों को इस तरह से याद कर लेते हैं, जैसे 7 C's हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर 7 C's अगर आपने पढ़े हो, तो इसी तरह मुख्तलिफ चीजों को हम इस तरह याद करने के लिए कर लेते हैं या लिखते हैं। तो प्रिडिक्ट, 5 P's से क्या क्या बन रहा है? प्रिडिक्ट करना, यानी आप आने वाली चीजों को, जो काम आपका होने हैं उनके बारे में प्रिडिक्शन, कि अगर मैं अब शुरू करूंगा तो ये इतने अरसे में मुकम्मल होगा, ये वाली हर्डल आ सकती हैं, ये वाली मुश्किलात आ सकती हैं, तो इसको प्रिडिक्ट करना। प्रिवेंट करना, रोकथाम, यानी बजाय इसके कि हम किसी नुकसान को उठाने से के बाद हम सोचें, हम उसकी प्रिवेंशन के बारे में। इसकी एक मिसाल अगर मैं आपको ये दूं कि विद पैसेज ऑफ टाइम, इंसान जैसे हम अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एजिंग प्रोसेस में, तो अगर हम इसको पहले से सोच के, देख के कि हमने अपनी डाइट को और अपनी एक्सरसाइज को और अपने
جو ہماری ڈیلی روٹین ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اب مینیج کرنا ہے جو کہ آنے والے وقت میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو پرابلمس یا جو مسائل ہمیں آ سکتے ہیں آنے والے وقت میں اس کی پریونشن کے لیے ہم ابھی سے اسٹیپس کر رہے ہیں. تو اسی طرح بینگ ٹیچرس بھی آپ جو مشکلات آ سکتی ہیں لائک اگر آپ نے کوئی اسائنمنٹس دینی ہے یا کوئی اپنے جیسے آج کل پورٹل پہ ریزلٹس آتے ہیں آپ سبمٹ کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ 11th آور پہ کام کرنے کے آپ کسی ڈیلے کو پریونٹ کرتے ہوئے آپ پہلے سے آپ اس کو اپنے کام کو تھوڑا مکمل کر کے یعنی آپ نے پریڈکٹ بھی کر لیا کہ بھی کوئی انفارچونیٹ چیز تو نہیں ہو جائے گی پریونشن کے آپ نے اس کی روک تھام کے لیے آپ نے پہلے سے کام کو مکمل کر لیا پلاننگ کر کے پلان کرنا پھر اس کے بعد پارٹیسپیٹ کرنا اینڈ دین پرفارم کرنا. So to cultivate a proactive mindset, ensuring success in the dynamic and ever-evolving workplace. کہ ہم نے کامیابی کو انشور کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈائنامک اینڈ اوور ایوالونگ ورک پلیس جو ہے اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کے لیے کام کر سکتے ہیں. ناؤ یہ آپ دیکھ لیں یہ بار بار میں آپ لوگوں کو بار بار اسی لیے بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہ پرسنل افیکٹونیس کے اندر پہلے آپ نے کمیونیکیشن اسکلس پھر آپ نے باڈی لینگویج پھر آپ نے ایکٹیو لسننگ پھر آپ نے گول سیٹنگ پھر آپ نے ٹائم مینجمنٹ اینڈ بینگ پرو ایکٹیو یہ آپ نے پڑھ لیا بات کر لی اس پہ. اب ہم اسرٹیو بیہیویئر کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی جی یہ اسی سلائڈ پہ ہم آ گئے ہیں. تو بینگ اسرٹیو اسرٹ کرنا تو دیکھیں آپ جب کوئی جاب اپنے ورک پلیس پہ ہیں یا اپنے گھر میں بھی ہیں تو سم ٹائمز آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اسرٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو جو افیکٹو رسپونڈنٹس ہوتے ہیں جو افیکٹو پرسنلی افیکٹو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ اسرٹ بھی کرتے ہیں اسرٹیو بھی ہوتے ہیں. Being assertive means communicating with others in a direct and honest manner without intentionally hurting anyone's feelings. یعنی آپ کو اس چیز کا احساس رکھنا ضروری ہے کہ آپ نے کام بھی لینا ہے کلاس 4 سے بھی اگر آپ کام لے رہے ہیں آپ اپنے جو کلیریکل سٹاف ہے اس سے بھی کام لے رہے ہیں آپ اپنے جونیئر سے بھی لے رہے ہیں آپ اپنے ساتھ اپنے ٹیم ممبر سے بھی لے رہے ہیں اور آپ اپنے ہائر اپس کو بھی اس پہ مطمئن کر رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات کے اندر یو شوڈ نو کہ آپ کو assertive behavior کہاں پہ اپنانا ہے. ڈائریکٹ کمیونیکیشن کین ریڈیوس conflict, build self-confidence. It builds self-confidence and it enhance personal and work relationships. جو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے نا وہ بھی assertiveness کے لیے آپ کے استعمال میں آتی ہے کہ آپ کس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپ کی آواز میں آپ کی گفتگو میں آپ ان الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. پھر assertiveness is a skill that anyone can learn. اور دیکھیں آپ ٹریننگ یہی ہوتی ہے نا کہ وہ چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے کولیگز ہوتے ہیں آپ بڑے سالوں سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک یہ ہوتا ہے کہ ان کا رول چینج ہو جاتا ہے. وہ یا تو آپ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن جاتے ہیں یا آپ کا کالج کی کوئی نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ان کے پاس آ جاتی ہے یا وہ آپ کے پرنسپل بن جاتے ہیں. تو کسی طرح بھی وہ اب آپ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک پروفیشنل ریلیشن شپ کے اندر چینج ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے الفاظ کے چناؤ میں آپ کے رویوں میں آپ نے فرق لے کر آتے ہیں اور یہی آپ کی کامیابی کی ضمانت بنتی ہیں چیزیں. اچھا اب ایک اور یہ پوائنٹ ہے کہ ریلیشن شپ اینڈ ٹرسٹ ان the workplace. Trust in the workplace is the feeling employees have that their leader are on their side. اس میں تھوڑا سا وہ لفظوں کا کوئی آگے پیچھے تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے
कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी भी इदारे में कर रहे हैं, तो आपके जो लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है, उसका रवैया अपने साथ काम करने वाले या तो आपके एम्प्लॉई हैं, या वो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, या आपके कलीग्स हैं, आपके टीम वर्कर्स हैं, तो उनके साथ आपने एक रिलेशनशिप और अपना एक ट्रस्ट का रवैया जो है वो रखा हुआ है, तो फिर इफेक्टिवनेस ज्यादा बेहतर होगी, पर्सनल इफेक्टिवनेस। ये यहाँ तो आप लीड कर रहे हैं तब भी, और अगर आप काम कर रहे हैं किसी के अंदर तब भी, दोनों सूरतों में। They treat them fairly and with respect and accept occasional setbacks as a natural part of employee growth and development. कि अगर कभी किसी के साथ कोई ऐसा सेटबैक हो जाता है तो उसको आप उसका मार्जिन भी देना होता है। ये नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स को हम मशीन्स की तरह डील नहीं कर सकते। Now, the ninth point in that diagram which I showed to you, it is stress management. Stress management can be defined as a state of worry or mental tension caused by a difficult situation. तो देखें, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सी ऐसी सूरतें आ जाती हैं कि जो स्ट्रेस पैदा करती हैं, तो उनसे कॉप कैसे करना है, उससे आपने निकलना कैसे है, उनसे आपने डील कैसे करना है। अब तो बहुत बात होती है, अब तो बहुत ज्यादा आप देखें सेमिनार्स, लेक्चर्स, अब आपके कई सेशंस भी शायद हो गए हों इसके ऊपर। तो अब वी नो एक्सरसाइज बहुत अच्छा इसके अंदर रोल प्ले करती है, और भी बहुत सी चीजें हैं, तो मेडिटेशन है। तो आपने इन चीजों के जरिए से अपने आप को, स्ट्रेस को मैनेज भी करना है, और सिचुएशन में रहते हुए आपने जो पर्सनली इफेक्टिव लोग हैं वो इसको कॉप करने की स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं, और उसी की वजह से वो अपने इन सिचुएशंस के अंदर अपनी क्वालिटी को, अपनी वर्क की क्वालिटी को सफर नहीं होने देते। Then everyone experiences stress to some degree. The way we respond to stress, however, makes a big difference to our overall well-being. हम कैसे इसमें से निकलते हैं, हम इसको कैसे डील करते हैं, तो ये हमारी ओवरऑल वेल बीइंग में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छा, अब ये है कि जो भी इफेक्टिवली चीज़ों को अपनी वर्क प्लेस के ऊपर इन चीज़ों को मैनेज करता है, जो कि पर्सनली इफेक्टिव है, वो प्रोफेशनल ये स्ट्रेटजीज लाजमी अपनाएगा, और उसके अलावा भी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको वो अपनाता है। कीप अ डेली रूटीन। आपकी रूटीन एक बनी हुई होनी चाहिए, सेट पैटर्न होना चाहिए। गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, कनेक्ट विद अदर्स, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली। ये बहुत ही नपे तुले चंद आपको पॉइंट्स जो हैं वो इसमें बताए जा रहे हैं कि जो अगर आप अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हैं, या आप देखते हैं कि जो भी पर्सनली इफेक्टिव आपके प्रोफेशनल्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, तो वो लाजमी तौर पर इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के टिप्स को अपने इस्तेमाल में रखते हैं। क्योंकि देखें, आप अगर ऑब्जर्व करें तो आप घर में रहते हुए भी और अपने वर्क प्लेस पे भी रहते हुए, तो ऐसा शायद ही किसी इंसान के साथ होता हो कि उसकी जिंदगी में किसी चीज से स्ट्रेस, बाद वक़्त आपका ड्राइवर नहीं आया, आपको वक्त पे आप गाड़ी पे नहीं आपको मिल पाई, बाद वक़्त आपके कोई मौसम के हालात ऐसे हो गए हैं, बाद वक़्त आपकी सेहत ठीक नहीं, आपके घर में कोई किसी की सेहत ठीक नहीं है, तो बाद वक़्त इससे भी बड़े वाक़यात हो जाते हैं, किसी की वफात हो गई है फैमिली में, कोई ऐसा बीमार हो गया है, तो इन सारी चीजें, ये सारी चीजें हमारे लिए स्ट्रेस कॉज करती हैं, हर एक के लिए करती हैं। तो जो ज्यादा अच्छे तरीके से इनको कॉप कर लेगा, जो ज्यादा अच्छे तरीके के साथ इनको मैनेज कर लेगा, वो इफेक्टिव, वो पर्सनली इफेक्टिव हो जाएगा।
اور जो नहीं कर पाएगा वो अपने मुश्किलात में इजाफा कर लेगा। नाउ पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड लाइफ स्किल्स। अच्छा, ये जो हमने अभी थोड़ी सी बातें की थी, ये तो मैंने आपको बताया कि ये वो स्किल्स हैं कि जो जिनको अपनाते हुए, जिनको डील करते हुए हम पर्सनली इफेक्टिव हो सकते हैं और होते हैं, और ये उसके आप समझें कि क्वालिटीज हैं। और अब हम यही स्किल्स, ये जो आपको पहले हमने बात की है वो भी स्किल्स हैं, तो अब लाइफ स्किल्स के ऊपर बहुत बात हो रही है। आप देखें कि अगर आप अपना एचडी का पोर्टल भी देखें तो उस पर भी लाइफ स्किल की बात हो रही होती है। आप अपने कॉलेजेस के अंदर सेमिनार्स करवा रहे होते हैं, ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं, बच्चों को आप इन्वॉल्व करते हैं, तो लाइफ स्किल्स हर जगह अब अहमियत अख्तियार करती जा रहे हैं। ये पहले भी थे, ऐसा नहीं है, देखें चीजें पहले भी मौजूद होती हैं, तो लेकिन उनको, उनकी जब नेमिंग हो जाती है, जब उनको हम टर्म्स बना लेते हैं, तो फिर वो टर्म्स के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये स्किल्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होती थी। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो भी सारे इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो अब ये देखिए कि पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड लाइफ स्किल्स, इसकी अगर हम बात करें तो लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज फॉर adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life। तो इनको, इनकी एनलिस्टिंग हुई भी है, अगर आप ये देखें तो डिसीजन मेकिंग इसमें आ जाता है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है। जी, ये चैटिंग में पूछ रहे हैं कि टॉपिक बाय मैम। हाँ जी, ये टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स। और स्लाइड्स का कहा है एक पार्टिसिपेंट ने, तो जी ये मैं देख रही हूँ, तो स्लाइड्स भी शेयर होंगी आपके साथ, डोंट यू वरी। अब स्ट्रेस में ये हम दोबारा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे चले गए थे, पीछे चला गया था, अच्छा चलें। तो डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सेल्फ अवेयरनेस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स हैं, एम्पथी है, कोपिंग विद इमोशंस है, कोपिंग विद स्ट्रेस है। अगर इनके बारे में वन बाय वन भी बात की जाए तो डिसीजन मेकिंग आप सब जानते हैं कि ये एक खूबी है कि कुछ लोग प्रिसाइजली डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, कुछ उसके बारे में शशोपंच का शिकार रहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग एक लाइफ स्किल है जो कि पर्सनली इफेक्टिव लोग इस पे कमांड रखते हैं और इसको अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो और अगर आप इफेक्टिव, पर्सनली इफेक्टिव बनना चाहते हैं, अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर काम करते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को अगर आप बढ़ाते हैं तो ये आपकी खूबी बन जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर आप कि कोई ऐसी सूरत हाल आपको आ गई है तो आप उसमें पैनिक होने के बजाय आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम इसको अब रिजॉल्व करेंगे, इस मसले का हल करेंगे, कैसे करना है उसकी फिर आप स्ट्रेटजीज लेते हैं। सेल्फ अवेयरनेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहली मेरा ख्याल है दूसरी तीसरी स्लाइड पे बात की थी कि सेल्फ अवेयरनेस, जब तक आपको अपनी खूबियों खामियों का ना पता हो तो फिर आप लाख कोई एक्सटर्नली आपके ऊपर काम करता रहे, आप उसको इम्प्रूवमेंट उसमें आ ही नहीं सकती है। अगर आप इसमें आप ना माने कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं, आप ना माने कि जी आप जरा थोड़ी वक्त को मैनेज नहीं कर पाते, या आप ना माने कि जी आपको, कई लोगों को नोटिंग, देखिए नोटिंग नहीं इतनी आती, वो प्रिसाइजली चीजों को मुख्तसर करके नहीं लिख सकते हैं, वो एलेबरेट करके लिखते हैं, कई लोग बड़ा अच्छा प्रिसाइजली लिख लेते हैं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है कि आपको अपने बारे में पता हो, एंड यू एडमिट दैट। तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना, ये एक बहुत ही एक मैं आई मस्ट से कि कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही बड़ा फील्ड है। तो जो कि आपको आर्गुमेंट्स भी सिखाता है, आपको आर्गुमेंट्स के रिप्लाई करना भी सिखाता है, आपको
क्रिटिकल का मतलब यहाँ हरगिज ये नहीं है कि आप सिर्फ तनकीद, ये तनकीद नहीं है सिर्फ कि हमने क्रिटिकली चीज़ों को कि ये तो तुमने बहुत गलत किया, ये तो आपने बहुत इसमें तो मिस्टेक कर दी है, तो आपने ये कर दिया है। क्रिटिकल थिंकिंग चीज़ों को एक्सप्लोर करना और फिर उनके बारे में आपने उनके एनालिसिस करना, फिर आप देखें कि क्रिटिकली एनालाइज जब आप करते हैं किसी रिसर्च आर्टिकल को भी आप करते हैं किसी भी, तो आप उसकी खूबियों को, खामियों को, हर चीज को आप देखते हैं और फिर आप उनको एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी भी पैदा करना, ये भी आपको पर्सनली इफेक्टिव इंसान बनाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे हमने पहले भी बात किया कि इसका बहुत अहम रोल है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स, देखिए कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त बना लेते हैं, तो कुछ लोग जो है वो ज्यादा अच्छी दोस्तियां नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी किसी से नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग किसी को वक्त देते हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स का बेहतर होना भी बहुत जरूरी है कि आप पर्सनली इफेक्टिव हों। पर्सनली इफेक्टिव के साथ ना आप और भी कुछ टर्म्स जो हैं वो जहन में रख सकते हैं। आप सेल्फ एफिकेसी को भी रख सकते हैं। ये देखिए ये सारी बातें जो हम सेल्फ अवेयरनेस की कर रहे हैं, तो सेल्फ एफिकेसी भी यहाँ आ जाती है, फिर मेटाकॉग्निशन भी आ जाती है, फिर अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सेल्फ रेगुलेशन भी आ जाती है। ये सारी टर्म्स, ये सारी चीजें जो हैं, ये वो स्किल्स, वो एट्रीब्यूट्स हैं कि जिनको अपना के आप इफेक्टिव हो जाते हैं, आप बेहतर हो जाते हैं, आप अपनी खामियों पे काबू पाते चले जाते हैं। तो देखें सेल्फ रेगुलेशन सच अ ब्यूटीफुल टर्म। अगर आप कभी पढ़ें, आप कभी कभी ऐसा किया करें कि इन चीजों को ना आप ऐसे सर्च करके, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती होती हूँ कि ठीक है आप चैटिंग भी करें, आप बाकी चीजें भी करें, आप मोबाइल्स के ऊपर भी बाकी आपके हाथ में है, तो किसी वक्त बैठ के ना इन टर्म्स को जो नहीं भी आपको इस्तेमाल में होती, नहीं भी आपको काम, तो आप इन टर्म्स को जब आप सर्च करके देखते हैं तो सच अ ब्यूटीफुल टर्म्स। आप सेल्फ रेगुलेशन देखें, आपकी जिंदगियों को बदल देता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें मेटाकॉग्निशन, आपको बहुत सारी चीजों, खराबियों से पहले आपको बता रहे। मेटाकॉग्निशन ये होता है कि आप थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग, आप शतरंज में इस्तेमाल करते हैं, चेस में यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी खूबियां हैं जो इंसान को ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा आप गौर करके देखें तो आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिलीज में, आपके घरों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कोई जॉब नहीं कर रहे, प्रोफेशनली इफेक्टिव नहीं है, वो बहुत अच्छा रोल नहीं प्ले कर रहे इस तरह का। अच्छा से मुराद कि कोई वर्किंग उसके अंदर नहीं वो है, लेकिन उनके अंदर खूबियां बहुत हैं। तो होता यही है कि जब हम उनको, उन खूबियों को वक्त पे और प्रॉपरली उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो खूबियां हमारी सामने नहीं आ पाती हैं और हम उनसे उस तरह इस्तेफादा नहीं हासिल कर पाते हैं। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स भी उसी के अंदर आता है। अच्छा, अब एम्पथी, एम्पथी आप देखेंगे दूसरों को आप अगर आप कोई, आपके पास कोई लीडरशिप रोल है, या आप में से ज्यादातर देखिए आप सब एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सीनियर, तो कोई या तो आप मोस्टली आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होंगे, या आप प्रिंसिपल्स होंगे, या वाइस प्रिंसिपल्स होंगे, या आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो आप बहुत सी कमेटियों को हेड कर रहे होंगे। तो दूसरों के मसाइल को समझना, दूसरों के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाना, एम्पैथी डेवलप करना, ये भी एक बहुत खूबी है। फिर कोपिंग विद इमोशंस, मैं आपको बताऊं सच्ची बात ये है कि प्रोफेशनली तो ये सारी खूबियां आपको फायदा देती ही देती हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा आप अपने घर का एक अच्छा फर्द बनने के लिए और एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, ये सारी खूबियां और ये सारी चीजें सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रही हैं। कोपिंग विद इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशनल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करना, तो फिर कोपिंग विद स्ट्रेस, तो ये सारी लाइफ स्किल्स जो हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट।
और अगर आप जरा सा अगर आप इनके ऊपर आप गौर करके देखें तो इंशाल्लाह अगर आप कोई लीडरशिप रोल प्ले करेंगे आगे भी जाकर ग्रेड 20 में आप जाते हैं और आप जाकर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आप ज्वाइन करते हैं तो बिलीव यू मी कि ये सारे रोल्स ये सारी स्किल्स आपको जगह जगह काम आएंगी, इस्तेमाल करेंगे आप। और अगर आप इनको मद्देनजर रखते हुए कि मैंने फला जगह मैंने इसको यूज करना है उस पर फोकस करते हुए तो आप अपनी पर्सनल इफेक्टिवनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। Now we come towards features of personal effectiveness. Every individual has different personal effectiveness. हर इंसान के अंदर different आप no two individuals are alike. तो हर एक की कुछ के अंदर कुछ खूबियां होंगी, कुछ के अंदर कुछ खूबियां होंगी। इट डिपेंड्स ऑन द टैलेंट एंड एक्सपीरियंस एंड जिसको आप नॉलेज भी कह सकते हैं। टैलेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी आइडेंटिफाइड एंड डेवलप्ड। आप अपने स्टूडेंट्स में भी इन चीज़ों को इन खूबियों को पैदा कर सकते हैं। और ये देखें कि टैलेंट बास बच्चों के अंदर फाइन आर्ट्स का टैलेंट मौजूद होता है और उनको थोड़ा सा निखार जो है थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी उनके ऊपर काम बाद लोगों के अंदर बाद प्रोफेशनल्स के अंदर भी आप ड्यूटियां ही इस तरह साइन कर देते हैं तो देखें कि वो अपनी उस खूबी को इस्तेमाल करते हुए उस टैलेंट और उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। हाउ टू इंक्रीज पर्सनल इफेक्टिवनेस। अब ये देखेंगे साथ साथ वैसे मैं बताती भी रही हूँ। अब आपने देखे आपको पता चल गया हम चूंकि मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है तो मैं थोड़ा थोड़ा पीछे उनके साथ कनेक्ट भी करती रहती हूँ चीज़ों को। तो आपके इस टॉपिक के अंदर सिग्निफिकेंस की बात हुई कि पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो उसके अंदर से वो कोऑर्डिनेशन हो रही है। फिर उसके बाद आप किस तरह आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं, कैसे उनको बढ़ा सकते हैं, कैसे आप सिचुएशंस को काबू में कर सकते हैं। अब फिर हम ये बात करते हैं कि जी इंक्रीज कैसे करें आप पर्सनल इफेक्टिवनेस को, क्योंकि ट्रेनिंग्स का मकसद तो यही होता है ना कि हम सिर्फ यही ना बताते रहें कि ये है। अगर देखें कुछ चीज कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। व्हाट डू यू वांट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। तो आपको अपना गोल आपका जो भी आपका मकसद है वो आपके सामने क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद फॉलो योर ड्रीम्स, डिस्कवर योर पैशन। तो इन चीज इसको भी आप साथ लेके चलते हैं कि अगर आपके कोई पैशन है आपके तो आप देखें जो चीज हमें पसंद होती है ना जो हमें जिसको हम अच्छा समझते हैं अपने लिए और जिसके लिए हम स्ट्राइव करते हैं कोशिश करते हैं तो वो चीजें हम जल्दी कर लेते हैं, सीख भी जल्दी लेते हैं। तो कई लोग जिनके अंदर किसी चीज का पैशन होता है वो उसको सीखे बगैर भी कर लेते हैं। तो आइडेंटिफाई ये फिर आइडेंटिफाई योर वैल्यूज। वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई मस्ट से कि आपको बीइंग प्रोफेशनल बीइंग मदर बीइंग किसी भी रोल में तो आपकी सर्टेन वैल्यूज हर एक के अंदर मौजूद होती हैं। और अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर लें आपको पता हो कि भाई मैंने तो झूठ नहीं मैंने बोलना चाहे कुछ हो जाए और मैं ऐसा हूं कि जी मैं झूठ नहीं बोलता चाहे कोई भी हालात हो। तो दिस इज अ वैल्यू। तो यहाँ मैं जरा स्ट्रांग हूँ मुझे मैं ऑनेस्ट हूँ या मेरे अंदर फलां खूबी है फलां वैल्यूज। तो आपको अपनी वैल्यूज का पता होना चाहिए उनकी आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको फिर इस्तेमाल भी करना चाहिए। फिर टाइम मैनेजमेंट। आई मस्ट से कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अहम। मैंने कई स्टडीज कई चीजें ऐसी मैंने उनके ऊपर जरा थोड़ा क्रिटिकली जब उनको देखा और किया तो आप देखें कि जो आपकी जहानत है ना जहानत का देखें आप बहुत सी टर्म्स आ गई है ना इमोशनल इंटेलिजेंस भी आ गई है। फिर आपकी और भी तो जहानत अकेली नहीं रही है कि आपको अल्लाह ताला ने अगर खूबियां दे दी हैं आप काबिल हैं आप याद अच्छा कर लेते हैं आप अच्छा जानते हैं आपके अंदर कई लोग बहुत जल्दी याद कर लेते हैं कई लोग जरा
उनको देर से याद होती हैं चीजें। तो देखें खूबियां खामियां जो भी आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन हाउ डू यू मैनेज दैट। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैं तो इसको इस तरह से लेती हूँ कि अगर आप वक्त पे नहीं अपना रात को वक्त पे नहीं सो रहे हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो आप ये देखें एक इंसान के हैसियत से ये चीजें हैं। तो इसी तरह प्रोफेशनल्स के लिए भी अगर आप वक्त पे अपना दिन नहीं शुरू कर पाते हैं, आप अपनी वक्त पे क्लास नहीं शुरू कर पाते हैं, आप वक्त पे अगर पेपर में अपनी ड्यूटी पे भी नहीं जा पाते हैं या किसी चीज में भी, तो टाइम मैनेजमेंट इज, अगर आप एक दिन लेट हो जाए ना, तो आप पहुंच भी जाए, आप 2 मिनट लेट हो गए हैं, आपका ना वो एक वो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्टअप हो पाता। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अहम इसमें अ, सीखने वाली चीज है। तो टॉप प्रायोरिटीज, मोर इम्पोर्टेंट एंड लेस इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए पर्सनल इफेक्टिवनेस को गेन करने के लिए कि अहम चीजें क्या हैं और कम अहम क्या हैं। तो उस हिसाब से हमने बात का तुम्हारे पास वक्त कम होता है, तो हम उसके अंदर फिर उसको मैनेज करते हैं। तो ये है कि आप प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। फिर फीडबैक है कि इट टेल्स वेयर यू आर लैकिंग, वेयर यू हैव टू इम्प्रूव। तो हर चीज का ही आपको अगर आप अच्छे लेसन की खूबी जानना चाहें ना, तो उसकी भी खूबी ये है कि आपने सब कुछ बताने के बाद फिर आपने थोड़ी सी फीडबैक स्टूडेंट से ली, क्वेश्चंस किए। आपको पता चल जाता है क्वेश्चन करने का सिर्फ एक मकसद नहीं होता है कि आपने स्टूडेंट की नॉलेज को जाना। क्वेश्चन करने का जो एक अहम मकसद ये होता है वो ये भी होता है कि आप उनको कितना बता पाए हैं, आप से कहाँ कमी रह गई है, तो वो आपकी भी फीडबैक होती है। तो इस तरह से अपने किसी भी टास्क के लिए फीडबैक जो है वो आपको पर्सनल इफेक्टिव बनाने में अहम रोल प्ले करती है। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस, ये हमने पहले भी बात की कुछ कहीं कहीं पे अपना कि एक कॉन्फिडेंस, ये पर्सनल इफेक्टिव अगर आप बन गए हैं ना, ये सारी हमने जो एक एक्सरसाइज की, आपको ये टॉपिक असाइन की हुआ, ये मैंने ये इसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन तैयार की और फिर उसके बाद हमने अपने एचडी के ताउन से ये सारा कुछ करने के काबिल हुए। तो इसका मकसद है, मकसद ये है कि हम आपको पर्सनल इफेक्टिवनेस को एनहांस करना चाहते हैं आपके अंदर, यही मकसद है ना। तो इसकी अहमियत क्या है, क्यों हम ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। जब आप पर्सनली इफेक्टिव होंगे, बेहतर होते चले जाएंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। फिर उसके बाद इम्प्रूविंग सेल्फ नॉलेज, आपकी जाती नॉलेज, सेल्फ नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। फिर उसके बाद ये है कि मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करता है। एक आप खुद भी एज एन इंडिविजुअल मोटिवेट होते हैं, आपके इर्द गिर्द वाले लोग भी। बीइंग टीचर, अगर आप टीचर हैं तो आप देखें कि आप अपने सामने बैठी हुई पूरी क्लास को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ट्रिगर डाउन होती है ना। तो फिर ये है कि प्रमोट सेल्फ मैनेजमेंट। तो पर्सनल इफेक्टिवनेस के एट्रीब्यूट सिखाने से प्रोफेशनल्स में सेल्फ मैनेजमेंट प्रमोट होती है। फिर उसके बाद ये कि इट हेल्प्स टू अचीव पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। हम गोल्स तो देखे सभी के होते हैं ना, पर्सनल भी होते हैं, प्रोफेशनल भी होते हैं। तो पर्सनल इफेक्टिवनेस के एट्रीब्यूट्स सीखने से हम इन गोल्स को अच्छे से सीख सकते हैं। नाउ स्किल्स फॉर पर्सनल इफेक्टिवनेस, दिस इज ऑलवेज, अच्छा असल में ना कई जगहों पे ये बातें हुई, जब मैंने इसके बारे में पढ़ना पड़ा और देखा तो कई हवाले से बातें हुई और हर चीज ही अहम है। डिटर्मिनेशन देखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस देखें, परसिस्टेंस, मूविंग फॉरवर्ड विदाउट एनी फियर एंड ऑब्स्टेकल्स, कि आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी,
फिर उसके बाद देखिए कि मैनेजिंग स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. इट इज वेरी कॉमन, स्ट्रेस इज वेरी कॉमन, बट यू नो बेटर हाउ टू डील विद इट. फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आपने कैसे मुख्तलिफ तरह से किसी मामले को हल करना है. फिर उसके बाद क्रिएटिविटी. अच्छा, अब ये देखिए क्रिएटिविटी के ऊपर भी बात नहीं हुई थी, वो भी हो गई कि इट हेल्प्स इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज. आप जब डिस्कस करते हैं तो जो ज्यादा पर्सनल इफेक्टिवनेस रखने वाले लोग हैं वो आपको बड़े इनोवेटिव आइडियाज देते हैं, क्रिएटिविटी होती है उनकी बातों में. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. राइटिंग द एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में, एक जर्नल में, मोनिक वेलकॉर ने 2020 का रेफरेंस के साथ ये एक आर्टिकल में उन्होंने ये कहा, सजेशंस दी, सीरीज ऑफ स्टेप्स पर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए, जो मुझे अच्छे लगे. मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूं. आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम टू सॉल्व और अ फ्यूचर रिजल्ट यू वुड लाइक टू अचीव. आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम टू सॉल्व और अ फ्यूचर रिजल्ट यू वुड लाइक टू अचीव. तो ये अगर आप खुद भी सीखना चाहते हैं ना पर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए, या अपने स्टूडेंट्स को भी, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसको हल करने के लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके देखें. आर्टिकुलेट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इसको आप देखें कि जी अहम है क्यों. फिर कंडक्ट रिसर्च, इस पे आप रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं. फिर आइडेंटिफाई हाउ टू मेजर सक्सेस, कामयाबी को नापने के पैमाने क्या हैं. अच्छा देखें, जो चीज अब हम इस एज में, इस वक्त में, जो अपने न्यू जनरेशन को या अपने से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो उनको हम बता सकते हैं ना, या अपने बच्चों को, जो मैं समझती हूँ कि खुशी, खुशी एक ऐसा एक आप प्रोडक्ट या एक हासिल है कि जो आपको, कामयाबी को अगर आपने नापना है तो आप इससे भी नाप सकते हैं कि आपको खुशी किस हद तक मिली है किसी काम को करने से. तो अगर आप खुश हैं और आप खुशी हासिल कर सके हैं, वो किस टास्क में कर सके हैं, तो ये भी आपको हर एक के लिए कामयाबी के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं ना. तो सिर्फ मार्क्स ले लेना, सिर्फ सैलरीज ले लेना, या सिर्फ प्रमोशंस ले लेना, ये सारा कुछ ही सिर्फ सक्सेस में नहीं, ये भी सक्सेस है. तो लेकिन आप कितने अच्छे इंसान बन पाए हैं, आपने कितने अच्छे इंसान बनाए हैं, कितने कितने बच्चों को आप अच्छी वैल्यूज सिखा सके हैं, और अपने कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आपकी, और आप अपने मुल्क के लिए कितने प्रोडक्टिव हो सके हैं. तो ये चीजें भी कामयाबी को मेजर करती हैं. अच्छा, कमिट टू लर्निंग सपोर्टिव बिहेवियर्स, सपोर्टिव बिहेवियर्स को लर्न करने के लिए कमिटमेंट. शेप योर बिहेवियर बाय शेयरिंग, एम्पथाइजिंग, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड एक्नॉलेज अचीवमेंट्स. अच्छा देखिए कि अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना भी बहुत एक एम्पथी भी, ये सारी चीजें हमने पहले भी की, इन्होंने अपनी रिसर्च में ये पॉइंट्स बनाए. ठीक है, तो सीक फीडबैक एंड सेलिब्रेट सक्सेस, अपनी कामयाबी को भी सेलिब्रेट किया करें लाजमी तौर पर. अदर strategies to cultivate personal effectiveness. Set well-defined objectives. Segment goals into manageable tasks. इतना बड़ा पहाड़ जैसा आप टास्क ना अपने सामने रख लें जो कि पूरा ना हो सके, तो उसके सेगमेंट्स बनाना शुरू करें, उसको देखें. Leverage your strengths. Believe in your abilities and cultivate resilience. अपनी जो आपके अंदर खूबियां हैं, जो एबिलिटीज हैं, उन पे आप यकीन रखते हुए अपने अंदर रेजिलियंस पैदा करें कि मैंने ये काम करना है, और उसके ऊपर आप कायम रहें. प्रायोरिटाइज टास्क को प्रायोरिटाइज करना. टेक रेगुलर ब्रेक्स टू रिचार्ज, अपने आप को
इस्तेमाल करते हुए, तो ये एक अल्लाह की नेमत है ना, हमारी बॉडी भी, हमारा दिमाग भी है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक भी दें रिचार्ज करने के लिए। Ensure your actions align with your core values. आपकी जो वैल्यूज है ना, उनके साथ अपने एक्शंस को अलाइन करें। प्रायोरिटाइज योर वेलबींग। ये बड़ी अच्छी बात है कि वेलबींग के ऊपर बहुत बात हो रही है। अच्छा, embrace a growth mindset and take accountability of your actions. तो ये भी स्ट्रेटजीज हैं कि कैसे आप कल्टीवेट कर सकते हैं अपने अंदर ये वाली खूबियाँ, आप अपने आप को कैसे इफेक्टिव, पर्सनली इफेक्टिव बना सकते हैं। डेवलपिंग अ कल्चर ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस, बीइंग लीडर। अच्छा, अभी तो हम ये इस तरह बात कर रहे हैं ना कि हम इंडिविजुअल्स की, टीचर्स की सारी, अगर हमारे पास लीडरशिप रोल है, हमारे अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं, ये जो टर्म्स है ना, ये सारी, ये हमने तो अपने हवाले से देख रहे हैं ना, हम अपने बीइंग टीचर्स और बीइंग एजुकेशन डिपार्टमेंट के मेंबर होने की वजह से हम इनको इस तरह ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन ये जो ग्लोबली टर्म्स ये ज्यादा मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो वो हमारी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी भी एक ये वो भी हमारे अंदर इसमें भी, जॉब में भी है, डील होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम टीचिंग के हवाले के साथ ही। तो वो कहते हैं कि जी अगर आप लीडर हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, या आप किसी इदारे के हेड हैं, तो या आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के भी हेड हैं, तो कोई भी लीडरशिप रोल है आपके पास, तो ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिव वर्किंग to encourage employees to be accountable for their work through an environment of trust and respect. यानी बहुत क्रिटिसिज्म के साथ ना करें। Ongoing training and development to empower employees with the necessary tools and skill to thrive. उनको ये जैसे अब आपकी हो रही है ट्रेनिंग, इसी तरह गाए बगाए आप अपने नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं उनको ट्रेन करें, उनको एम्पावर करने की कोशिश करें। Monitoring and measuring the performance to evaluate and recognize efforts and success. मॉनिटरिंग भी करना है उनको, और फिर उसके बाद promoting health and well-being to create a positive working environment, enabling individuals and organizations to thrive. फिर है कि promoting diversity and inclusion within the workplace. ये आप समझते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है। आप देखें कि आपके पास मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोग भी काम करते हैं, मुख्तलिफ रिलीजन्स के भी करते हैं, मुख्तलिफ तबकात से भी हम ताल्लुक़ रखते हैं, कोई शहर से, कोई कहीं किसी देहात से भी बच्चे भी आते हैं। तो डाइवर्सिटी है ना, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है। हमारे साथ स्पेशल क्वालिटीज रखने वाले लोग भी काम कर रहे होते हैं। तो ये सारा फिर इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, इंक्लूजन, यानी इन सबको शामिल करके। फिर है टू अच्छा, इसको अब मैं ज़रा ये इफेक्टिवनेस के यहाँ पे देखें जी, मेरा ये भी नहीं आ पाया, तो सो दिस इज इफेक्टिवनेस, आप देख लीजिएगा। तो पर्सनल इफेक्टिवनेस को अगर हम सम अप तक की गुफ्तगू को करते हैं, भी हमने हमारा एक पार्ट रहता है गुफ्तगू का, तो पर्सनल इफेक्टिवनेस लीड्स डायरेक्टली टू ग्रेटर इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड रिटर्न्स essential for sustainable success in today's volatile business landscape. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और चीज़ों को सस्टेन रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद बाय फोस्टरिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस इन द वर्क प्लेस, ऑर्गेनाइजेशंस कैन क्रिएट अ कल्चर ऑफ सक्सेस। ठीक है। फिर उसके बाद ये कि इन्वेस्टिंग इन पर्सनल इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग and development provides a positive return on investment in the form of increased productivity, morale and profitability. ये देखें, ये है हासिल इंशाल्लाह। ये जो हमने बात की है या कर रहे हैं आप भी और मैं भी, ये सारा इसका हासिल कि ये हमने ये इस तरह की एक प्रोडक्टिव हमारे पास आउटकम आना चाहिए इंशाल्लाह, आएगा भी।
मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत गौर से सुनी भी होंगी और इनके ये आप पहले से भी इन पे बहुत से लोग इन खुसूसियात को एंजॉय कर रहे होंगे और जो थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग्स या कोई कमी पेशी होगी वो भी मज़ीद हम उसके ऊपर उसको पूरा करेंगे। अच्छा, अब पर्सनल इफेक्टिवनेस का जो हमारे टॉपिक का दूसरा हिस्सा है कि इसका इम्पैक्ट स्टेक होल्डर्स के ऊपर कैसे पड़ता है। सिग्निफिकेंस की तो हमने बात कर ली, तो इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेक होल्डर्स होते क्या हैं। हम बात करते हैं ना हमेशा के स्टेक होल्डर्स कोई भी इंडिविजुअल, कोई ग्रुप, कोई एंटिटी जो जिसका इंटरेस्ट या स्टेक जुड़ा हुआ हो उस चीज के साथ, किसी इदारे के साथ, वो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, किसी भी जगह के साथ। जैसे एक घर है, घर के अंदर हम अफराद हैं, तो कम से कम 4 या 5 आप स्पाउस हैं, 2 और उनके साथ उनके 2-3 बच्चे हैं, या जो भी आपकी फैमिली साइज है, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। इनके स्टेक जुड़े हुए हैं आपस में, इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। They can be affected by or affect the actions, objectives and policies of the organization. अगर एक भी घर का फर्द जो है वो कोई कमी बेशी कर दे तो पूरे ही मुतासिर होते हैं। तो स्टेक होल्डर अब इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। हम अपने इदारे की अगर बात करते हैं, अगर हम तो देखें कि हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे इदारे हैं, तो इंटरनल स्टेक होल्डर आपके सारे जितने ऑफिसेज, जितने लोग, वो सारे आप स्टूडेंट्स, आप सारे आपके कोलीग्स, हर कोई इंटरनल स्टेक होल्डर है, सबका वो इंटरेस्ट उससे जुड़ा हुआ है। तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे कि जो आपके इदारे से बाहर के कोई पब्लिक हो गई या आपके जो भी आप जिसका इंटरेस्ट उस इदारे से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन वो किसी न किसी काम से उससे वहाँ आपसे राब्ता उसका पड़ता है, तो वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो गया। Our stakeholders may have varying level of influence and interest in the activities and outcomes of the organization. Managing stakeholder relationships effectively is crucial for achieving organizational goals. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए आपने उन स्टेक होल्डर्स के रिलेशनशिप्स को इनको इफेक्टिवली मैनेज करना है और मेंटेन करना है पॉजिटिव आउटकम्स को, क्योंकि अगर कोई भी बंदा सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर वो काम सही नहीं चलेगा। इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स, तो अब हम अब आई थिंक कि आपको पता चल गया है कि पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या है, कैसे क्या क्या चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं। अब हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं जनरली के स्टेक होल्डर्स के ऊपर क्या क्या उनका इम्पैक्ट होता है। पहले हम जनरली देखेंगे, फिर हम एजुकेशन के हवाले से टीचर्स के ऊपर भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए कि एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी, तो आपने बढ़ा ली, पर्सनल इफेक्टिवनेस बढ़ा ली, ठीक है, ये खूबियां पैदा कर ली। अब उससे होगा क्या कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पर्सनल इफेक्टिवनेस डायरेक्टली कोरिलेट करती है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी के साथ। कोरिलेशन होती है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल जो है अगर बढ़ रहा है तो फिर ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है तो हम कहते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये जो है इसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, बढ़ती है अगर पर्सनल इफेक्टिवनेस बढ़े। तो efficient time management and prioritization of skills will lead to more efficient work of processes. अगर आपने टाइम मैनेजमेंट, मेरा बार बार इस बात के ऊपर मेरा जोर है कि अगर आपने एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट कर ली पर्सनल इफेक्टिवनेस ज्यादा होने की वजह से, तो आप एफिशिएंट वर्क प्रोसेसेस होंगे, ज्यादा एफिशिएंटली काम होंगे। फिर स्टेक होल्डर बेनिफिट फ्रॉम टाइमली एंड हाई क्वालिटी डिलीवरेबल्स, तो ये बेनिफिट भी होता है। फिर उसके बाद इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, ये हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की कि अगर आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके जो
काम करने वाले लोग हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी पर्सनल इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आया स्टेक होल्डर्स के ऊपर कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हुई इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग कम कर देती है। स्टेक होल्डर्स अपने आप को अहम महसूस करते हैं और वो सेटिस्फाई फील करते हैं और वो अपना काम अच्छा करते हैं। फिर उसके बाद ये कि बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, इससे कंसिस्टेंसी पैदा होती है कमिटमेंट्स में और डेडलाइंस में, और बिल्ड करता है ट्रस्ट एंड विद स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रस्ट डेवलप होता है। फिर डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉम्पिटेंस एंड रिलायबिलिटी एनहांसेस क्रेडिबिलिटी, जब हम कॉम्पिटेंस और रिलायबिलिटी शो करते हैं तो उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, चीज़ें क्रेडिबल होती हैं। फिर उसके बाद ये है कि स्टेक होल्डर्स आर मोर लाइकली टू सपोर्ट एंड एडवोकेट फॉर इनिशिएटिव लेड बाय इफेक्टिव इंडिविजुअल्स, यानी वो जो अफराद हैं जो ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव लोग हैं, वो उनके साथ अच्छी उनकी रिलेशनशिप, उनको सपोर्ट करते हैं और उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप डेवलप होती है। इफेक्टिव इंडिविजुअल्स आर, फिर है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इफेक्टिव इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना वो अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट एक अलग चीज़ होती है, अडेप्ट करना एक अलग चीज़ होती है, कि अडेप्ट करते हैं रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली, वो कंस्ट्रक्टिव वे में मसाइल को हल करते हैं। फिर उसके बाद वो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट पैदा करते हैं। फिर उसके बाद वो जो डिस्ट्रप्शंस होती हैं, जो कोई ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनको ज़रा तो जो प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं, उनको भी मिलके स्मूथली सही कर लेते हैं। फिर है कि लीडरशिप डेवलपमेंट, पर्सनल इफेक्टिवनेस इज क्रूशियल फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट। Leaders inspire and motivate stakeholders through their actions and behaviors. फिर उसके बाद देखें कि स्टेक होल्डर्स आर मोर लाइकली टू फॉलो द सपोर्ट इफेक्टिव टू सपोर्ट एंड सपोर्ट इफेक्टिव लीडर्स, तो ये लीडरशिप डेवलपमेंट में भी इफेक्टिव पर्सनल इफेक्टिवनेस जो है वो इन स्टेक होल्डर्स को भी इस तरह बेनिफिट करते हैं। फिर उसके बाद ये कि अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, तो जो लोग इफेक्टिव पर्सनली इफेक्टिव होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं रेजिलियंस इन द फेस ऑफ डाइवर्सिटी, और दे अडेप्ट द चेंज, वो चेंज को कबूल करते हुए उसके अडेप्टेबिलिटी उनकी माहौल में ढल जाते हैं और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को हासिल करते हैं। फिर उसके बाद स्टेक होल्डर्स अप्रिशिएट द एबिलिटी टू नेविगेट अनसर्टेनिटीज एंड मेंटेन मोमेंटम। मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम क्या होता है कि सिलसिला एक तहरीक उसमें पैदा रखते हैं और उसको वो सर्कल को चलाई जाते हैं। एथिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो सारे लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए ये नहीं करते हैं कि फिर किसी को फायदा पहुंच गया किसी को ना पहुंचा। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड रेपुटेशन डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी लेकर आते हैं। फिर ये नेक्स्ट है कि जी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट याद रखें, देखें कि जो चीज़ रुक गई ना तो स्टेगनेंट हो गई, तो वो तो पानी भी ठहर जाए तो वो भी सही नहीं रहता। तो जो सिलसिला चलता जाता है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो वही बेहतर होता है। तो इफेक्टिव इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना वो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल्स के अंदर स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि फीडबैक लेते भी हैं, देते भी हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाते हैं। फिर उसके बाद ये कि स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए वो इनोवेशंस एंड कंपेटिटिव एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है जिसको हम लफ्जों में कागजों में ना भी बयान करें तो भी एक कल्चर एग्जिस्ट करता है। जैसे हर घर का एक कल्चर होता है, हर मुल्क का एक कल्चर होता है, इसी तरह
तो पर्सनल इफेक्टिवनेस कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर and it promotes collaboration, innovation and a focus on achieving common goals. तो ये भी फिर उसके बाद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, इसके लिए भी हायर मोरल, रिड्यूस टर्नओवर रिड्यूस करने का मतलब है कि कम से कम लोग जो है वो नौकरी छोड़ते हैं या काम को छोड़ते हैं क्योंकि वो सेटिस्फाइड होते हैं, एंड इंक्रीज स्टेक होल्डर्स सेटिस्फेक्शन. Stakeholder organize and appreciate the value created through effective personal contributions. तो ये सारे क्या थे कि जो इम्पैक्ट्स स्टेक होल्डर्स पे. अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि टीचर्स टीचर्स भी जैसे हम चूंकि हायर एजुकेशन से हमारा ताल्लुक है, तो हम यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में या कहीं पे भी किसी इदारों में हम पढ़ा रहे हैं तो या काम कर रहे हैं, तो हमारे जो हम पे क्या इम्पैक्ट डायरेक्टली, वो भी सारा वो उसमें भी हम थे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो हमारी भी है ना, तो उसमें भी थे. लेकिन पर्टिकुलरली अगर टीचर्स के हवाले से बात करें तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे. अच्छा, फॉलोइंग एग्जांपल्स, इसके ये अगर हम इन एग्जांपल्स को देखते हुए हमें पता चलेगा कि हाउ पर्सनल इफेक्टिवनेस एनहांसेस teachers' ability to educate, inspire and support students effectively, ultimately contributing to a positive and successful educational experience. तो देखिए सबसे अहम जो टीचर के लिए रोल है ना वो एक स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना है. अच्छा, अब क्लासरूम मैनेजमेंट के अगर टीचर इफेक्टिव टीचर, जी 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 आवाज आपकी कट गई है. अब मुझे क्लियर नहीं आवाज आई आपकी. मैं ये बात जी ठीक है, मैं कंक्लूड कर रही हूँ. जी असद साहब, मैं कंक्लूड कर रही हूँ. तो classroom management, effective teachers manage their classroom efficiently, create a conducive learning environment. They establish clear expectations and routines leading to better student behavior and engagement. This fosters a positive atmosphere where learning can thrive and benefiting both students and teachers. तो क्लासरूम मैनेजमेंट आसान हो जाती है एक अच्छा इफेक्टिव टीचर जो है. फिर टाइम मैनेजमेंट, चूंकि वो खुद टाइम को मैनेज करता है तो वो एक इफेक्टिवली अपने स्टूडेंट्स की स्किल को, टाइम को मैनेज करेगा, उनमें ये स्किल डेवलप भी करेगा और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ भी दे प्रायोरिटाइज टास्क सच एज लेसन प्लानिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो इनके ऊपर भी काम करेगा. फिर उसके बाद this allows them to focus on teaching and student interaction, improving overall educational outcomes. अब देखिए क्लास सिर्फ पढ़ाने तक तो महदूद नहीं है, तो ये सारे इंटरेक्शन सारा आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छा जो आपके सीआर हैं आप उनको अच्छा सीआर बनाएंगे, वो मैनेजमेंट स्किल्स उसके अंदर पैदा करेंगे, आप स्टूडेंट्स को पॉजिटिव बिहेवियर देंगे, आप उनके अंदर वो एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज पैदा करेंगे. सो कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी एक आप चूंकि उस इफेक्टिव टीचर के अंदर खुद के अंदर ये वाली खूबी मौजूद है, तो वो क्या करेंगे कि वो क्लियरली एंड इफेक्टिवली स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और कोलीग्स के साथ बातचीत करेंगे जिससे मसाइल कम पैदा होंगे. फिर उसके बाद वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझा पाएंगे और स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकेंगे और गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन करेगी रिलेशनशिप पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान भी, कोलैबोरेशन विद अदर एजुकेटर्स भी. अब देखिए पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी होती है ना, तो उनमें भी ये रोल प्ले करेगा और स्टूडेंट्स के हवाले से भी. फिर अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन, कि अगर पर्सनल इफेक्टिवनेस आपके अंदर है बीइंग टीचर, तो आप टीचिंग मेथड्स में इनोवेशन लाएंगे, आप डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स लेंगे और आप स्टूडेंट्स की नीड को फुलफिल करेंगे. फिर उसके बाद आप टीचिंग स्ट्रेटजीज में भी आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और आप स्टूडेंट की लर्निंग को एनहेंस करेंगे. फिर आपके जो तरीकेकार हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी और आप स्टूडेंट्स की नीड्स को डाइवर्स वे में सेटिस्फाई करेंगे. फिर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब होगी तो आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, आप नए नए मेथड सीखेंगे, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखेंगे
और इस तरह से आप अपने बच्चों को टीचिंग स्किल्स प्रोवाइड करेंगे नई और उनके एक्सपीरियंसेस में इजाफा करेंगे। फिर उसके बाद आप उनको मोटिवेट करेंगे, स्टूडेंट मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, कि आप उनको इंट्रिंसिकली और इंट्रिंसिकली कैसे होंगे, उसकी आप स्किल्स उनमें पैदा करेंगे, एक्सट्रिंसिकली कैसे मोटिवेट होंगे। फिर उसके बाद आप उनमें एक्टिव पार्टिसिपेशन पैदा कैसे कर सकते हैं। तो चूंकि आप उस टीचर के अंदर खुद ये वाली चीजें मौजूद होंगी, तो वो अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके के साथ उनमें ये खूबियां पैदा करेंगे। फिर उसके बाद लर्निंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखेंगे। फिर बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, वो अपने कोलीग्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे। सपोर्टिव क्लासरूम कम्युनिटी बनेगी, एम्पैथी पैदा होगी, और फेयरनेस पैदा होगी, रिस्पेक्ट पैदा होगी। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी, कम्युनिकेशन ज़्यादा होने की वजह से, बेहतर होने की वजह से कोलैबोरेशन होगी, और एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो बेहतर तरीके से चलेगा। लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस, कि अगर उसके अंदर टीचर के अंदर पर्सनल इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, तो वो अपनी क्लासरूम और इंस्टीट्यूशन के लिए भी एक अच्छा लीडर बनेगा भी और पैदा भी करेगा, आगे बच्चे भी उनमें ये खूबियाँ पैदा करेगा। They influence their peers through their dedication, expertise, and positive attitude. And the leadership qualities in effective teacher contributes to a culture of excellence and continuous improvement within the school community. तो ये सारी भी फिर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रिजिलियंस पैदा करेगा। जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में अब मैं जरा तेजी के साथ अब बात कर रही हूँ। टीचर्स विद हाई पर्सनल इफेक्टिवनेस एग्जिबिट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रेजिलियंस। इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब कि आप वो सारे जो एट्रीब्यूट्स जो इमोशनल इंटेलिजेंस के हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपने स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेंगे, अपने कोलीग्स को बेनिफिट करेंगे, और आप रेजिलियंस होगी आपके अंदर, आप पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेंगे और नेगेटिविटी को कम से कम करेंगे। फिर इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट सक्सेस, अल्टीमेटली ये देखें, हर चीज, आपका एंड प्रोडक्ट क्या है, आपका स्टूडेंट, उसकी कामयाबी, अच्छा इंसान होने की भी और अच्छा प्रोफेशनल बनने की भी, और अपनी डिग्री को अच्छा करने की भी, अच्छा रिजल्ट देने की भी। Ultimately, personal effectiveness among teachers directly impact student success, and effective teaching practices lead to improved academic achievement, higher graduation rates, and overall student well-being. This positive impact extends beyond the classroom, shaping students' future success in academics and life. ये सबसे अहम है। आपने अपने स्टूडेंट्स में ये चीज पैदा कर ली कि वो एकेडमिकली और लाइफ लॉन्ग एबिलिटीज उनके अंदर पैदा कर ली, तो यकीन मानिए आप कामयाब ही कामयाब हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स। आप लोगों ने ये सारी बातें और भी सुनी। आपके चैट बॉक्स में बड़े ही अच्छे रिमार्क्स आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके के साथ आप लोग इनको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, और तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहें, या आप कुछ पूछना चाहें, या कुछ डिस्कस करना चाहें, तो मोस्ट वेलकम। अच्छा साहब। यस यस मैम। जी, इट्स मेरी तरफ से मुकम्मल हो गया। पार्टिसिपेंट्स जिनका हैंड रेज है, काइंडली आप विद इन 5 मिनट्स क्वेश्चन पूछ लीजिए मैम से। देयर इज नो क्वेश्चन मैम। जी जी, थैंक यू आप लोगों की अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। बाय नेम नहीं, बाय नंबर चैट में शो हो रहे हैं।
تو آپ لوگ بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یقین کیجئے کہ یہ اتنی جنرل بھی چیزیں ہیں اور بہت اسپیسیفک بھی ہیں. تو ان میں سے ایک ایٹریبیوٹ بھی اگر آپ ایکوائر کر لیں اپنے، اگر کوئی پہلے سے آپ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ مزید کر رہے ہیں تو یہی اصل کامیابی ہوگی ساری. جی participants, thank you so much for your kind. ma'am. I think there is no question. چلیں بہت شکریہ آپ کا بھی سر for your Thank you so cooperation. much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. اللہ حافظ.